कुप्रथाएं। कुप्रथाओं में उनके खिलाफ अगर कोई कानून वगैरह है तो वो आपको याद रखने। एक तो दापा, एक चारी, एक मोताना, एक चडोतरा, एक छेड़ा फाड़ना, एक झगड़ा, एक कुकड़ी, एक डाकण, एक कन्यावध, एक दहेज, एक बेमेल विवाह या इसी को कहते अनमेल विवाह। अनमेल विवाह, एक डावरिया, डावरिया, डावरिया के अलावा कन्यावध, कन्यावध तो ऊपर लिख दिया है, दास, दास प्रथा, डावरिया, बेमेल विवाह, दहेज, कन्यावध, डाकण। एक होता है सागड़ी ऑब्लिक हाली ऑब्लिक बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर प्रथा। और एक होता है बेगार ऑब्लिक हीड़ो प्रथा। ये लो भाई, ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं। दो प्रथाएं, एक तो सती और एक बाल विवाह को छोड़ करके बाकी सारी ये कुछ प्रमुख कुप्रथाएं हैं। इनके अर्थ आपको आ जाए या इनके खिलाफ कोई कानून बना हुआ है तो उसकी एक एक दो दो बातें आपको पता रहे। सबसे पहले मैंने लिखा है दापा। दापा का मतलब होता है वधु मूल्य लेना। यानी लड़की की शादी कर रहे हैं तो लड़की का पिता लड़की के शादी के बदले में लड़के पक्ष से पैसे लेता है कि मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा तो 20 लाख लूंगा। वधु मूल्य लेना क्या कहलाता है? दापा। और एक से अधिक बार वधु मूल्य लेना क्या कहलाता है? चारी। एक से अधिक बार का मतलब है, मान लीजिए कोई दापू नाम की लड़की है और इसकी शादी इसके पिता ने रामू से करवाई, और जब रामू से शादी करवाई तब रामू से 20 लाख रुपए ले लिए, 10 ले लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने भी हो, 20 लाख रुपए ले लिए और दापू का विवाह रामू से करवा दिया। तो अगर 20 लाख रुपए लिए हैं तो इस परंपरा को क्या बोलेंगे? दापा। अब दापू रामू के साथ विवाह कर लेती है, ससुराल चली जाती है और साल 2 साल बाद किसी बात को लेकर के झगड़ा करवा दिया जाता है या झगड़ा हो जाता है और दापू रामू को तलाक दे देती है और तलाक देके अपने पियर आ जाती है। फिर दापू के पिता ने श्यामू से बात की कि श्यामू 15 लाख रुपए में दापू के साथ शादी करवा दूंगा। अब श्यामू की शादी सगाई हो नहीं रही थी तो श्यामू ने 15 लाख रुपए दिए और शादी कर ली। अब दापू 2-3 साल तक या साल भर गई और फिर वहां से तलाक हो गया। उसके बाद दापू के पिता ने मोहन से बात की कि मोहन 10 लाख रुपए में शादी करवा दूंगा। यानी बार बार ठिकाने बदले जा रहे हैं। पैसों के बदले एवज में लड़की के बार बार ठिकानों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? चारी। एक बार पैसे लिए हैं तो दापा और बार बार लिए जा रहे हैं तो चारी। मोताना, मृत्यु मूल्य लेना मोताना और मृत्यु मूल्य देना चडोतरा। यानी मान लीजिए मेरी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई आदिवासियों में, तो वहां के पंच पटेल मेरे ऊपर हर्जाना लगाएंगे कि भाई इस परिवार में यही कमाने वाला था, तूने बहुत नुकसान कर दिया है, भले ही मेरे से अनजाने में कोई गलती हुई है, लेकिन पंच पटेल मुझे कहेंगे कि 25 लाख रुपए का तुझे हर्जाना देना पड़ेगा। अब जो मैं 25 लाख रुपए दूंगा उसको तो बताओ क्या बोलूंगा? चडोतरा। और जो लेने वाला पक्ष है उसके लिए मोताना। केवल शब्द का ही फर्क है। मृत्यु मूल्य लेना मोताना और मृत्यु मूल्य देना चडोतरा। छेड़ा और झगड़ा ये दोनों तलाक की प्रथाएं हैं। आदिवासियों में तलाक देने की प्रथा को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना। और एक प्रथा का नाम झगड़ा। बस मेथड अलग अलग है। मान लेते हैं कि दापू और रामू की शादी हुई है और दापू और रामू तलाक देना चाहते हैं और दोनों पक्ष सहमत है। दापू भी चाहता है कि मेरी तलाक हो जाए और रामू भी चाहता है कि चले जाए तो ठीक है। यानी दोनों पक्ष अगर तलाक चाहते हैं तो सहमति से दापू ने जो ओढ़नी ओढ़ रखी है उसका पल्लू काटा जाएगा और पल्लू काट करके रामू को दे दिया जाएगा और दापू रामू के घर में से पानी का कोई मटका अपने सिर पर रखकर अपने पियर चली जाएगी और ऐसा माना जाएगा कि अब तलाक हो गया है। यानी ओढ़नी का पल्लू काट करके
तलाक देने की प्रथा को क्या कहते हैं? झगड़ा। ये तब होता जब दोनों पक्ष सहमत हो, लेकिन अपने भारत में तलाक के 80% से भी ज्यादा मामलों में तलाक में दोनों पक्ष सहमत नहीं होते। अब दापू और रामू मान लीजिए पति पत्नी है, और पति पत्नी में से दापू चाहती है तलाक हो जाए, और रामू चाहता है कि जैसे तैसे करके ये रिश्ता बना रहे। अब दापू तलाक देना चाहती है, रामू तलाक नहीं चाहता। दापू बार बार दबाव बना रही है कि मैं नहीं रहूंगी, तो रामू ने पंच पटेलों को इकट्ठा किया, बोला कि दापू मुझे धमका रही है और ये कह रही है मैं छोड़ के जाऊंगा। तो पंच पटेलों ने पंचायती बुलाई और दापू से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों छोड़ना चाहती है? दापू ने कहा मैं नहीं रहूंगा। पंच पटेलों ने कहा कि फिर रहेगी कहां? अब लड़की तलाक देके जाएगी तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपने पिता के घर पियर चली जाए या किसी अन्य युवक से विवाह कर ले। दापू से पूछा जाएगा कि तुम पिता के साथ रहना चाहती हो या किसी अन्य युवक से विवाह करना चाहती हो। कुछ भी मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि दापू ने कहा कि मैं तो अन्य युवक से विवाह करना चाहती हूँ। पंच पटेलों ने पूछा वो कौन है, तो उस दापू ने कहा कि वो श्याम है। वो बताओ कौन है? श्याम। पंच पटेलों ने श्याम को भी बुलाया और श्याम को पंचायत में बुला के कहा कि श्याम दापू से शादी करेगा? श्याम ने कहा कि वादा किया है, शादी करेंगे। और जब श्याम ने हां भर ली तो पंच पटेलों ने रामू से पूछा कि रामू तो ये बता, जब तेरी शादी हुई थी तब कितने रुपए का खर्चा हुआ था? अब रामू एवरेज जो भी खर्चा, झूठ नहीं बोल सकता, अपने सब कुछ पता होता है। अपने शादी ब्याह की परंपराएं जब होती है तब उसमें दुल्हन के लिए जो गहने कपड़े आभूषण ले जाए जाते हैं वो चुपके से घर के अंदर पकड़ाए जाते हैं, सबको दिखा करके थालियों में रख करके दिखाया जाता मोजीज लोगों को। इसीलिए दिखाया जाता है ताकि कल को कोई 19-20 बात हो तो समाज के 5 लोग ये कह सके कि झूठ मत बोलो, गहना इतना ही था। और अपने लोगों की तो नजरें इतनी पार की होती है, और एक बार अगर किसी आपके गहने के सेट को देख लिया तो तुरंत एग्जैक्ट वजन बता देंगे। हाँ, कोई ग्राम 2 ग्राम का फर्क आए बता देंगे कि ये झुमके 3.5 तोला का ही है, तो ग्राम से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी पार की नजरें होती है, सारी चीजें दिखा करके ली जाती है। क्या खाने में था, सब कुछ गांव के लोग ध्यान रखते हैं। गांव के लोग तो इतना तक ध्यान रखते हैं कि फला आदमी पर कितना कर्ज है, किसे कितना कितना उधार ले रखा है, सब कुछ उनके पास सैटेलाइट सिस्टम है। गांव अब वो गांव नहीं है जो किताबों में है। गांव शहरों से ज्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं, गांव बहुत तेज गति से बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा विकास हो रहा। अब रामू से पूछा तो रामू ने कहा कि भाई मेरी शादी में 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो पंच पटेल जो भी 4-5 मुखिया वो मिलजुल करके फैसला करेंगे और श्यामू को कहेंगे कि श्यामू अगर तुझे दापू से शादी करना है तो 5 लाख रुपए तुझे रामू को देने पड़ेंगे, ये तेरा हर्जाना राशि है। और अब श्यामू अगर शादी करेगा तो 5 लाख रुपए रामू को देगा, यानी झगड़ा राशि देनी पड़ेगी। और राशि का लेन देन करने के बाद अब मान लीजिए श्यामू ने 5 लाख रुपए दे दिए तो फिर तलाक हो जाएगा। और तलाक का ये प्रोसेस जिसमें राशि का लेन देन होता है उसको क्या कहते हैं? झगड़ा। और दोनों पक्ष सहमत हो तो क्या हो जाता है? छेड़ा फाड़ना। तो ये दोनों तलाक की प्रथा है। कुकड़ी ये सांसी जाति में होती है। सांसी जाति में लड़की से पहले, विवाह से पहले लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देना कुकड़ी कहलाता है। सांसी जाति में विवाह से पहले लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देना कुकड़ी कहलाता है। यहां चरित्र की परीक्षा से तात्पर्य यह है कि विवाह से कुछ दिन पहले लड़की लड़के वालों के घर पर आकर रुकेगी और लड़के वाले 2-4-5 दिन के अंदर लड़की का चाल चलन, घर के कामकाज करने के तौर तरीके, घर परिवार के सदस्यों के साथ में आचरण व्यवहार, वो सब 2-4-5 दिन में नोटिस करेंगे और उसके बाद ही वो फाइनल फैसला लेंगे कि विवाह आगे होगा या नहीं होगा। तो विवाह से पहले सांसी जाति में लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देना क्या कहलाता है? कुकड़ी। ये सांसी जाति में होता है। फिर होता है डाकण। मध्य काल के अंदर महिलाएं अगर किसी तंत्र मंत्र की तांत्रिक विद्या अथवा जादू टोने में लिप्त हो जाती या ऐसा कोई आरोप भी लग जाता कि फला महिला जादू टोने वगैरह कर रही है तो समाज में उसे डायन घोषित कर दिया जाता कि ये डाकण है। और डाकण घोषित करके और महिला को या तो समाज से रेस्टिकेट ही कर देते, कभी कभार तो उसकी हत्या तक कर दी जाती थी। महिला को डायन घोषित कर उसकी हत्या कर देना अथवा समाज से रेस्टिकेट कर देना, उसको बताओ क्या कहते हैं? डाकण। और डाकण प्रथा पर सबसे पहले 1853 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था एमबीसी। एमबीसी का मतलब है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर के कमांडर थे जिनका नाम था जेसी ब्रुक। बाकी उन प्रथाओं पर अभी तक कोई कानून नहीं है, लेकिन डाकण प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1853।
फिर अगला बताओ क्या है? कन्यावध। मध्यकाल में सामाजिक स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई थी कि कन्या को जन्म लेना समाज में एक अभिशाप की तरह देखा जाने लगा था। कन्या को जन्म लेते ही कन्या के परिजन जीवन गुट्टी के स्थान पर उसे अफीम की गुट्टी पिला करके उसकी हत्या कर देते थे। अफीम एक मादक पदार्थ होता है। जीवन गुट्टी में 2 बूंद घी और 2 बूंद शहद पिलाया जाता है, लेकिन जब कन्या का जन्म होता तो उसमें घी और शहद के स्थान पर अफीम घोल करके पिला देते, और वो मादक नवजात कन्या के शरीर में जाते ही मादक पदार्थ वो कन्या दम तोड़ देती थी। यानी कन्या को अफीम की गुट्टी पिलाकर उसे मार देना कन्यावध कहलाता था। और कन्यावध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो प्रथा थी वो कौन सी प्रथा थी? दहेज। क्योंकि 18वीं 19वीं सदी के आसपास के समय में राजस्थान आर्थिक रूप से समृद्ध प्रदेश नहीं था। हमारी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमारे 2 वक्त की रोटी खाना सुख का आधार माना जाता था। यहां हालात बड़े खतरनाक थे। छपनियों अकाल में की कथा को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे पुरखों ने किन विषम परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा रखा था। परिस्थितियां बहुत विषम थी। खाने तक के दाने नहीं होते थे। बरसात हो जाती तो 12 महीने खाने के टाइम पास हो जाता। बाकी आर्थिक रूप से हम इतने सशक्त नहीं थे जितने और लोग थे। और जब बेटी का जन्म होता, जन्म होते ही कन्या के पिता के दिमाग में पहला प्रश्न ही यही आता कि बेटी हुई है, बड़ी होगी, शादी करूंगा तो दहेज कहां से लाऊंगा। वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के लिए स्ट्रगल है तो दहेज की राशि कहां से लाऊंगा। इसलिए ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। और उस पिता अपनी बेटी को मार देता था, और उस वध को क्या कहते थे? कन्यावध। यानी कन्यावध के लिए रेस्पॉन्सिबल बताओ क्या था? दहेज। दहेज की वजह से कन्या। हालांकि धीरे धीरे समाज में जागृति आने लगी, और वर्तमान में ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई कुप्रथा हमारे समाज में नहीं है। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है। और आज अपने भी घर परिवारों में देख लो, लड़कों से ज्यादा किसका लाड प्यार होता है? लड़कियों का। तो वो एक स्थिति थी, दौर था, शिक्षा थी, कई मजबूरियां थी, इसलिए ऐसा होता था। हालांकि कालांतर में, आधुनिक युग में यही कन्यावध भ्रूण हत्या के रूप में भी विकसित होने लगा था। भ्रूण हत्या कन्यावध से भी और ज्यादा डेंजरियस था। कन्यावध में कम से कम कन्या के जन्म होने के बाद उसका वध होता था। हाँ, वो भी बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन भ्रूण हत्या तो और ज्यादा बुराई है। जब विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने विकास कर लिया, और जब महिला 3.5 माह की गर्भवती होती थी, तब उसका भ्रूण लिंग परीक्षण कर लिया जाता था। एक टेस्ट होता था जिसके माध्यम से यह पता लगा लिया जाता था कि जो महिला 3.5 माह की गर्भवती है, उसके गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है, जो बच्चा है, वो मेल है या फीमेल है। और अगर रिपोर्ट में फीमेल आता तो उस महिला को उस टाइप की दवाइयां, बाजार में हजारों प्रकार के ऐसे किट्स अवेलेबल थे, वो खिला करके उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी। ये तो दोहरा पाप है। भ्रूण की हत्या तो हो रही है जो हो रही है, लेकिन इतनी गंभीर रासायनिक दवाइयां उस महिला को खिलाई जा रही कि भविष्य में उसे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 2, 4, 5 दफा अगर ऐसी टेबलेट्स का यूज किया है तो और ज्यादा वो स्वास्थ्य के लिए आगामी दिनों में घातक साबित हो जाएगा। लेकिन भ्रूण हत्या पर बाद में सरकार ने रोक लगा दी गई। आज आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो बाकायदा वहां पर काउंटर पर ही, रिसेप्शन पर ही लिखा हुआ रहता है कि यहां भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। यह कानूनी और दंडनीय अपराध है। इसकी सूचना देने पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो काम ही वही करते हैं जिन पर सरकार प्रतिबंध लगाती है, और ऐसे कामों में और ज्यादा लोगों को काला बाजारी से मुनाफाखोरी का काम होता है। तो ऐसे कई अवैध लेबोरेटरियां संचालित होती होगी। हालांकि कभी कभार कार्यवाहियां भी होती है। काफी समय पहले मानसरोवर में एक ऐसी लेबोरेटरी पकड़ी गई थी जिसने अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि अब तक मैं 54,000 भ्रूण की हत्या करवा चुका हूं। अभी थोड़े दिनों पहले एक मेवात के अंदर चलती कार के अंदर भ्रूण लिंग परीक्षण की एक प्रयोगशाला पकड़ी गई थी। उसने भी एक्सेप्ट किया था कि 40,000 से ज्यादा मैं टेस्ट कर चुका हूं। तो ऐसे कई सारे अवैध तरीके से, हालांकि सरकार ने तो ऐसी टेबलेट और किट्स पर भी रोक लगा रखी है, लेकिन अवैध तरीके से कुछ चीजें होती रहती है। सरकार उस पर अपने स्तर पर प्रयास करती भी रहती है। तो कन्यावध आधुनिक काल में किसके रूप में विकसित हो गई थी? भ्रूण हत्या के रूप में। दहेज हम सब जानते ही हैं, एक होता सीख देना और एक होता दहेज देना। अपनी इच्छा से अगर कोई राशि शादी ब्याह में लेन देन होती है उसको क्या कहते हैं? दहेज, सीख। और डिमांड की जाए तो दहेज।
इतना याद रहे कि दहेज को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1961। बेमेल या अनमेल विवाह, अभी थोड़े दिनों पहले अखबार में खबर पड़ी थी कि एक 64 वर्षीय उद्योगपति ने 27 वर्षीय युवती से रचाई शादी। ये जोड़ा मेल है या बेमेल है? अपने परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, बेमेल जोड़ा छांटिए। 27 वर्षीय युवती ने 64 वर्षीय उद्योगपति से रचाई शादी। जोड़ा सही है या बेमेल है? बेमेल। लड़के लड़की की आयु सीमा का अंतर बहुत अधिक होना बेमेल विवाह कहलाता है। बेमेल विवाह पर सबसे पहले कानून अलवर रियासत ने बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। बेमेल विवाह के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, अन्य कारण। कौन सा कारण जिम्मेदार है? आर्थिक। ऐसे विवाह पैसों के लोभ, लालच और प्रलोभन के अंदर होते हैं। तो आर्थिक कारणों की वजह से बेमेल विवाह होते हैं। और पहली बार रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? 10 दिसंबर 1903 को कौन सी रियासत ने? अलवर। डावरिया, डावरिया का मतलब होता था मध्य काल में उच्च वर्ग में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो लड़की के साथ दहेज के रूप में कुछ कन्याएं भेजी जाती थी, जिसको क्या कहते थे? डावरिया। अब वो जो कन्याएं होती थी वो आगे जाके उस उच्च वर्ग की जो लड़की है उसकी सेवा वगैरह करेगी, यानी दासियां बन जाएगी। तो उच्च वर्ग में विवाह पर लड़की की विदाई के समय दहेज के रूप में कन्याएं भेजना, उसको क्या कहते हैं? डावरिया। डावरिया ही आगे जाके किस में बदल जाते थे? दास में। फिर अगला है सागड़ी, हाली या बंधुआ मजदूर प्रथा। इतना पता रहे कि इसको गैर कानूनी कब घोषित किया था? 1961 में। क्या होता सागड़ी, बंधुआ मजदूर या हाली प्रथा? ये आज दिन तक अपने गांवों में नजर आ जाएगा। मान लीजिए मैं साधारण आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, आपके ही गांव का हूं, आप पूंजीपति हो, जमींदार हो, खूब सारी जमीन जायदाद है, और मैंने मेरी किसी जरूरत या पारिवारिक खर्च के लिए आपसे 5 लाख रुपए उधार ले लिए। अब मैंने वो पैसे उधार लेके खर्च कर दिए। अब आपने मुझे पैसे दे रखे हैं, इसका मतलब मैं जब तक तुम्हारे कर्ज को नहीं उतार देता तब तक तुम्हारे पास ही मजदूरी करूंगा, तुम्हारे खेतों का काम करूंगा, तुम्हारे घर के छोटे मोटे कामकाज कर दूंगा, फ्री बैठा हूं तो भैंसे चरा लाऊंगा, और घर पर कोई नहीं है तो टाबर टिंगरों को स्कूल छोड़ के भी आ जाऊंगा। होली दीपावली पर साफ सफाई के लिए भी आप मुझे बुला लोगे। कभी पशुओं के लिए चारा कटवाना है तो भी सबसे पहले फोन मेरे पास आएगा कि फटाफट कहां रह गया। और मैं तब तक तुम्हारे पास मजदूरी करता रहूंगा जब तक तुम्हारा 5 लाख रुपए का कर्जा नहीं उतार देता। इस परंपरा को बताओ क्या कहते हैं? सागड़ी, हाली या बंधुआ मजदूर। क्या गांव में ऐसी परंपरा चल रही है या समाप्त हो गई? आज भी अपने गांव में देखो, जो पैसों वाले लोग हैं, अगर उसने किसी को पैसा उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति जब तक कर्जा नहीं उतार देता तब तक उनके पास काम करेगा। हालांकि काम के बदले उसे वेतन मिलेगा, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता। आपने अगर मेरे से पैसे उधार ले रखे हैं तो अब आपको मेरी खेती के काम भी देखने होंगे, घर के सारे काम देखने होंगे। और मान लीजिए आपने किसी अन्य व्यक्ति का हाथ भर लिया और बोला कि कल तो मैं तुम्हारे काम पर नहीं आ सकता, मेरे दोस्त के जाऊंगा, तो मैं तुम्हें गालियां और निकालूंगा और बोलूंगा कि तू ऐसा कर, 5 लाख रुपए अभी के अभी ला और फिर मेरे गांव कहीं पर जा। अब तुम कहां से ला दोगे 5 लाख रुपए? इसलिए तुम्हें दौड़कर वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा। और 2-3 साल तक मैं तुमसे ब्याज का ब्याज लेता जाऊंगा, तुम्हारा शोषण करता जाऊंगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। फिर तुम किसी और व्यक्ति के पास एक दिन बैठोगे और वो उसके पास अपनी आप बीती सुनाओगे कि महेंद्र ने तो मेरे साथ ये किया है, और वो फिर आपकी चाबी भरेगा, बोलेगा कि महेंद्र है ही ऐसा, वो उसके चुंगल में जो फंसा है आज तक नहीं छूटा है, और तू ऐसा कर, समय रहते उसके पैसे दे दे, नहीं तो तेरी पीडीएम बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो कहेगा कि पैसे लाऊं कहां से? तो फिर वो महिपाल, मान लीजिए महिपाल नाम का लड़का, वो कह रहा तो पैसे मेरे से ले जा और उसे पीछा छुड़वा। अब तुमने 5 लाख रुपए महिपाल से ला करके मेरे को तो दे दिए, लेकिन अब तुम्हारा शोषण शुरू कौन कर देगा? महिपाल। और फिर 2-3 साल में तुम महिपाल से परेशान होगे, राकेश के पास बैठोगे, राकेश कहोगे महिपाल, रिकॉर्ड है उसका आज तक, गांव में जिसने उससे पैसे उधार लिए जमीन ही बिकी है उसकी, और तू और जाएगा समय रहते उसे पीछा छुड़ा ले, और तुम कहोगे कि पैसे कहां से दूंगा? राकेश कहेगा मेरे से ले जा, और राकेश से 5 लाख रुपए लेके तुम महिपाल को चुकाओगे। अब शोषण कौन शुरू कर देगा? राकेश। तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। यानी आपको कुछ कर्जा देकर बदले में आपसे अपने पास स्थायी रूप से मजदूरी करवाना क्या कहलाता है? सागड़ी। 1961 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया।
1961 के बाद से आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो उल्टी कार्रवाई होगी। इसीलिए अपने गांव में आजकल घर परिवार वालों से सुना होगा कि आजकल किसी को पैसे उधार देना और दुश्मनी मोल लेना बराबर की स्थिति है, व्यवहार बचा ही नहीं। रीजन ये कि कानून आ गया। अब मान लीजिए मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए और उधार लेकर के खर्च कर दिए, आपने मेरे को फोन किया कि मेरे खेत का काम करवाने के लिए आजा, जब तक पैसे नहीं चुकाता मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा। और ज्यादा तुम अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं कहूंगा कि मैं खा गया, नहीं दूंगा 1 रुपया भी, परेशान मत करना। फिर भी तुम मुझे परेशान करोगे तो उल्टा मैं तुम्हें धमकी दूंगा कि मैं एफआईआर करवा रहा हूं, और मैं एफआईआर करवाऊंगा कि फला व्यक्ति मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, और कल को मैं परेशान होकर के कोई गलत कदम उठा लेता हूं तो मेरी हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति होगा और मेरे परिवार का लालन पालन की जिम्मेदारी भी इसकी होगी। तुम तो उल्टे 1 लाख 2 लाख रुपए मुझे देके समझौता और करोगे। इसका मतलब यह कि वर्तमान के अंदर कानून इतने बन गए कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो हां ठीक है, अगले का व्यवहार है, अगले का जमीर है कि नहीं मुझे इमरजेंसी में दिए मुझे चुकाने हैं, तो ठीक बात है। बाकी आप जोर जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब पैसे किसी को उधार दो, दुश्मनी मोल लो, बराबर ही है। इसीलिए अपने गांवों में जब पैसों का लेन देन होता है तो आजकल या तो कोई ट्रैक्टर गाड़ी की डायरियां रखवाते हैं, या सोना चांदी की कुछ रकमें रखवाते हैं, या जमीन की रजिस्ट्रियां करवाते हैं, क्योंकि जमाना ही वो आ गया ना। कौन से साल का कानून है? 1961। अगला मना कर दिया आप कुछ नहीं कर सकते, तो सागड़ी प्रथा को 1961 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। और फिर बताओ है बेगार या कौन सी प्रथा? हीड़ो। अब तो नहीं है, पहले खूब होती थी। 1976 के अंदर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1976 नहीं तो पहले होता क्या था, लोगों से ऐसे खूब सारे काम करवाए जाते थे जिनके बदले उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, और वेतन नहीं देने की रिवाज को क्या कहते थे? बेगार। बिना मेहनताना आपसे काम करवाना। लेकिन 1976 में इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। आज सरकार भी आपसे बिना पैसे काम नहीं करवा सकती। हां, हम हमारी स्वेच्छा से कोई काम कर दे वो ठीक है। हमारी गांव में कोई काम है, सार्वजनिक काम है, अपन 10 लोग चल के बोला कि ठीक है गांव का काम है, हमने कुछ काम कर दिया, गांव में कोई निर्माण कार्य हो रहा सार्वजनिक, हमने अपना ट्रैक्टर चला दिया, जेसीबी चला दी, वो ठीक है, अपना मानवीय व्यवहार है। बाकी अपने को आके कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मुझे आकर के ये नहीं कह सकते कि चल अभी कभी गांव का काम हो रहा है। और इसलिए अपने गांव के सार्वजनिक कामों में देखो हाथ जोड़ के कहते हैं कि देख भाई गांव का काम है, तू आ जाना, और अपन दादागिरी में कहते हैं कि देखता हूं टाइम मिला तो आऊंगा। इसका मतलब अपने से कोई भी व्यक्ति दबाव में बताओ क्या नहीं करवा सकता? बेगार। कब से प्रतिबंधित है? 1976। तो ये कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं जिनके अर्थ आपको लिखने हैं, तो नीचे लिखते जाओ कुप्रथाएं।